और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के लिए ये फैसला गले की फांस साबित हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जो पीडीए का आलाप बार बार करते रहते हैं, उनको लेकर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भेदभाव किया है। रिपोर्ट देखिए। क्या अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चुनावी नारा है पीडीए? मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या सिर्फ वोट हासिल करने तक ही अखिलेश को याद रहते हैं दलित और पिछड़े? अहम पदों के बंटवारे में मुसलमानों की अनदेखी करते हैं अखिलेश यादव। अब सिर्फ अगले चुनाव में ही अखिलेश यादव को याद आएंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं पिछड़े और दलित समाज से आने वाले वो नेता जिनके वोट से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। माता प्रसाद पांडे पूर्व स्पीकर और सफाई के यादव परिवार के बेहद खास है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का फैसला मीडिया में आया, यूपी के सियासी हलकों में इस फैसले पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। आरोप लगने लगा कि अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का राग सिर्फ एक चुनावी जुमला भर है। आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाया, तो क्या कहेंगे, वही पीडीए ठीक कर रहे हैं? वही जो पीडीए नहीं, सब सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी का मामला वो जैसा करें, वो मालिक हैं जिसको बनावे, उसमें कहाँ कोई रोक है। अखिलेश यादव की विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे के साथ ही कयास लग रहे थे कि इस पद पर समाजवादी पार्टी किसी दलित या मुसलमान को नियुक्त कर सकती है। इस अनुमान के पीछे की वजह भी काफी ठोस थी। लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा। अखिलेश ने संविधान आरक्षण के नाम पर दलितों का वोट हासिल किया था। यूपी का मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोटर है, जबकि लोकसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़े भी सपा के पक्ष में लामबंद दिखे। नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज़ बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है, और हम लोग उसका काम करें। इसलिए समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी अखिलेश के फैसले पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए को गुमराह करके वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा हुई है, ये भी सोचने की बात है। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने मुसलमानों और दलितों को पद देने के मामले में इग्नोर किया हो। राज्यसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी के आरोप लगे थे। जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन को राज्यसभा का टिकट दिया था। जया बच्चन और आलोक रंजन अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते थे, जबकि माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति भी पीडीए के फॉर्मूले के ठीक उलट है। ये पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है। तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहाँ है? मदान्ध लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। तो इस धोखे में, पीडीए के साथ जो धोखा है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। सपा के पीडीए फॉर्मूले और माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसा है। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है, और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ। जानकारों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, कमाल अख्तर जैसे नेता शामिल थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर ब्राह्मण समाज के नेता को ये पद देकर अपनी पार्टी के अंदर ही बेचैनी पैदा कर दी है। फिलहाल पार्टी में चुप्पी है और पीडीए का वोटर भी चुप है। माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में अखिलेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीडीए के लोगों को जवाब देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दशकों से यूपी में ये चलता आ रहा था। साल बीतते रहे, सरकारें बदलती रही,
और फिर एक दिन यूपी के भाग्य का सूरज उगा, कमल खिला और सीएम की रेस में बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर एक भगवाधारी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आई। जय श्री राम, जय श्री राम, राज तिलक की करो तैयारी, सारे हैं भगवाधारी। हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर माने जाने वाला एक सन्यासी सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ। उन दिनों लखनऊ में गूंजा, मैं योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी की यह शपथ उत्तर प्रदेश के विकास पथ पर दौड़ने की गारंटी थी, क्योंकि लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे योगी अब दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ से सूबे की कमान संभाल चुके थे। विकास को रफ्तार देनी थी, जनता की उम्मीदों को पूरा करना था, तो योगी काम में जुट गए। योगी लक्ष्य लेकर चले कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया करना है। अपराध पर योगी का जीरो टॉलरेंस था और यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना था। हर मोर्चे पर विकास ही योगी का लक्ष्य है। विकास की रफ्तार बढ़ानी है तो यूपी को अपराधियों और माफिया के चंगुल से निकालना होगा। योगी ये बात बखूबी जानते थे, तभी तो उन्होंने अपना पहला ही लक्ष्य क्राइम फ्री यूपी को बनाया। इसके लिए माफिया और अपराधियों को सीधी चेतावनी दे दी कि गुंडे माफिया अब यूपी छोड़ दो। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे और प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। योगी का अल्टीमेटम यानी माफिया और अपराधियों की छुट्टी। अपराधियों पर लगाम लगाने का योगी स्टाइल अलग ही था। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए, माफिया की लिस्ट बनी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन बुलडोजर। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले
और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का, जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए